जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का पाठक एजुकेशन क्लासेस पर। इस एजुकेशन पोर्टल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के दौर में या इस कोरोना काल में आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, अपन सुचारू रूप से प्रारंभ कर चुके हैं क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की इस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसके लिए जो हिंदी का पाठ्यक्रम था उससे संबंधित कक्षाएं अपन प्रारंभ कर चुके हैं। कल अपनी कक्षाओं का आरंभ था और आज से अपन क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों, जब प्रारंभ और आरंभ की बात आ गई है तो देखो शब्द युग में भी आपके एक टॉपिक दिया गया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी तो शब्द युग में भी अपन देखते हुए चलेंगे। कई बार बोलते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है आरंभ, जैसे मैंने अभी कहा कि अपन कल से क्या है, जो पिछली अपनी क्लास हुई थी कल, तब से अपने क्लास से आरंभ कर चुके हैं और आज की क्लास का प्रारंभ का जो समय है अभी है, अब अपन ने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, तो क्या आरंभ और प्रारंभ अलग अलग है क्या दोस्तों? क्या आरंभ और प्रारंभ हिंदी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। भले ही इनमें छोटा सा अंतर होता है परंतु प्रारंभ और आरंभ अलग अलग होता है। आरंभ की बात करें तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उससे आपको समझ में भी आएगा। बात करें आरंभ की, यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और वो सबसे पहले किया जाता है, जैसे अपन किसी और का न लेके अपने ही क्लासों का लेते हैं, कल से मतलब इससे पहले वाली जो क्लास थी उससे हिंदी की कक्षाएं आरंभ कर दी गई थी। क्या कि किसी कार्य को जब सबसे पहले, क्या दोस्तों, सबसे पहले किया जाता है, तो उसे बोलेंगे आरंभ। तो कल से अपनी कक्षाएं आरंभ हो चुकी थी और आज की कक्षा है वो प्रारंभ हो रही है। इसको ऐसे भी आप समझे कि कोई बालक है, कोई विद्यार्थी है, कोई छोटा बालक है, वो विद्यालय जाना, जब प्रथम दिन, पहले दिन जब वो विद्यालय जाएगा, क्या जब पहले दिन वो विद्यालय जाएगा, उस दिन को करेंगे उसका प्रारंभ दिन। कि बालक ने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया है, मान लीजिए क्या कहेंगे, आरंभ, विद्यालय जाना आरंभ कर दिया है। परंतु वही बालक रोजाना सवेरे सुबह उठेगा, अपने काम से निवृत्त होगा और फिर क्या है, स्कूल के लिए फिर चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्रारंभ। कि जब जिस दिन वो पहले दिन गया, विद्यार्थी जिस दिन या पहले दिन जब वो का स्कूल गया, उसको बोलेंगे कि बालक ने स्कूल जाना आरंभ कर दिया है। परंतु जैसे ही वो दूसरे दिन फिर सुबह स्कूल जाएगा तो उसको बोलेंगे कि बच्चे स्कूल के लिए प्रारंभ हो चुका है, बच्चा स्कूल के लिए प्रारंभ हो चुका है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब किसी कार्य को सबसे पहले किया जाता है, पहले करेंगे तो उसको बोलेंगे आरंभ, और उसके बाद से निरंतर वही कार्य अपन बार बार कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रारंभ। ठीक है, तो पहली जो क्लास थी वो अपनी आरंभ थी और आज की क्लास अपनी प्रारंभ हो चुकी है। और आप देख रहे हैं अपनी जो आरंभ की क्लास थी वो पहले हो चुकी है और अभी क्लास हो चुकी है अपनी प्रारंभ। तो जुड़िए, आप अधिक से अधिक लोग जुड़े और क्लास को शेयर भी करते चलें, क्योंकि अपनी क्लास क्या है, अब प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, आरंभ और प्रारंभ का जो भेद है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आएगा भी सही, क्योंकि अपने इतने जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करा है। वैसे पहले की बात बता दूं, पहले अपन पढ़ चुके हैं भाषा से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि व्याकरण पक्ष की अपन बात कर रहे थे और व्याकरण पक्ष से ही अपने प्रश्न बन के आएंगे। उसमें जो पहला प्रकरण दिया हुआ है अपने पाठ्यक्रम में वो दिया गया है संधि का। क्या दिया गया है? संधि का। ठीक है, तो इस संधि प्रकरण को, क्या दोस्तों, इस संधि प्रकरण को समझने से पूर्व क्या है, वर्णों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि इस संधि को मैं मेरी भाषा में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो संधि है वो क्या है, वर्णों का खेल मात्र है। क्या है दोस्तों? वर्णों का खेल मात्र। तो संधि को क्या कहेंगे? वर्णों का खेल। और यदि इन वर्णों का खेल आपको समझ में आ गया
तो आपको क्या है दोस्तों, संधि समझ में आ गई। तो पहले ये जान लें कि ये वर्ण है क्या। जब तक वर्णों को नहीं जानेंगे तब तक संधि समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको वर्णों को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो इसी संधि प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व अपन क्या करेंगे, वर्णों को बारे में पढ़ेंगे। और वर्ण किस में आते हैं, व्याकरण में आते हैं। तो पहले क्यों ना थोड़ी व्याकरण शब्द की चर्चा कर ली जाए। व्याकरण शब्द की बात करें दोस्तों तो ये मुख्य तौर से वी प्लस आ, वी और आ इसमें क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होते हैं, ये है उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्द जो शब्दों के आगे लग के किसी अर्थ का अर्थ में परिवर्तन ला दें। लेकिन ये पूर्ण परिभाषा नहीं है, ये शब्द नहीं है। शब्द होते हैं सार्थक। हिंदी में शब्द क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी में शब्द होते हैं सार्थक। और वी और यहाँ ये सार्थक नहीं है, इसलिए क्या है कि ये उपसर्ग होते हैं, वो होते हैं शब्दांश, न कि शब्द। अब इसकी परिभाषा जो पूर्ण परिभाषा मानेंगे वो मानेंगे क्या, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, उसे कहेंगे उपसर्ग। और इनकी चर्चा अपन जब उपसर्ग पढ़ेंगे वहां करेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान रखें कि व्याकरण शब्द में वी और आ उपसर्ग पूर्वक करण से मिलके बना है व्याकरण। और व्याकरण के शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इस व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इस व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति जानना। क्या, भली भांति जानना। अब भली भांति किसको जानना है भाई, प्रश्न आता है माइंड में, आना भी चाहिए। कि बात कर रहे हैं शाब्दिक अर्थ की, कि शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों, शाब्दिक अर्थ क्या है, भली भांति जानना। अब भली भांति किसको जानना है, अर्थात भली भांति से किसको जानने की बात करता है, इसका शाब्दिक अर्थ वो होता है भाषा को भली भांति जानना। और अपन कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा को भली भांति जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण के लिए कहा जा सकता है कि व्याकरण एक ऐसी इकाई है जो भाषा को नियमों में बांधने का कार्य करती है। इसकी विस्तृत बात करें तो भाषा को, व्याकरण की परिभाषा की बात कर रहे हैं अपन, क्या, भाषा को नियमों में आबद्ध या बांधने वाली इकाई, बांधने वाली इकाई को व्याकरण कहेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, तो उसी व्याकरण की परिभाषा की अपन बात कर रहे हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या होगी। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वी प्लस आ प्लस करण से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति से जानना। किसको जानना, भाषा को भली भांति से जानना, अर्थात भाषा को नियमों में आबद्ध करने वाली या बांधने वाली इकाई को, इसको इसमें ले लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, बांधने वाली इकाई को व्याकरण कहेंगे। ये व्याकरण की हुई दोस्तों परिभाषा। संस्कृत में बात करें दोस्तों तो संस्कृत भाषा में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है। शब्दानुशासन की बात करें तो हो गया शब्द धन अनुशासन। अनुशासन का मतलब आप जानते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही क्या है, शब्दों को व्यवस्थित तरीके से जानना ही क्या है व्याकरण। और यही बात अपन कर रहे हैं कि भाषा को नियमों में बांधने वाली इकाई, ठीक है। तो क्या है, व्याकरण एक ऐसी इकाई हो गई जो क्या है, अपने को ज्ञान देती है भाषा को शुद्ध उच्चारण करने का, भाषा का शुद्ध रूप जानने का, भाषा को शुद्ध लिखने का, बोलने का, इसका जो अपने को ज्ञान देती है वो देती है कौन, व्याकरण। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ हुआ भली भांति से जानना। और व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो व्याकरण को संस्कृत में कहा जा सकता है कि शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहा जाता है। शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहा जाता है। और विस्तृत तौर से देखा जाए दोस्तों तो इतना कहा जा सकता है कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, इसको परिभाषा में बांधने का मैं प्रयास करूं तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने को ज्ञान देता है किसका, भाषा के शुद्ध उच्चारण का, भाषा के सिद्ध लिखने का, या फिर भाषा को नियमों में बांधने की इकाई को क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ये बात हुई दोस्तों व्याकरण की। अब व्याकरण के भेदों की बात करें दोस्तों
तो भाषा की जो किसी भी भाषा की व्याकरण हो वो 3 रूपों में समाहित होती है। कितने रूपों में दोस्तों? 3 रूपों में। अगर इन 3 रूपों को आपने जान लिया तो समझ लो पूरी व्याकरण को आपने जान लिया, समझ लिया। जिसमें से पहला है वर्ण। अब अपन निरंतर उस ओर चल रहे हैं, अपने सिलेबस की ओर चल चुके हैं, ठीक है। जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, एक तो आप उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो भी कंटेंट है वो पीडीएफ या पीपीटी फाइल के रूप में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो पहले तो आप इनको जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, अपने हस्तलिखित नोट्स अपन तैयार करें आप, और उसके बाद है बाकी जो भी कमियां रहेगी वो पीपीटी के माध्यम से आपकी या फिर पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपकी दूर हो जाएगी। पहला है इसमें, इसका व्याकरण का रूप वो है वर्ण, और दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। क्या दोस्तों? तीसरा है वाक्य। वर्णों को समझ लिया, वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्दों को समझ लिया, और शब्दों के जो बड़ी इकाई है वो है वाक्य, और वाक्यों को समझ लिया तो समझ लो भाषा को समझ लिया, ठीक है। वाक्यों के माध्यम से ही अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। मैं कोई इतना बड़ा जो सेंटेंस बोल रहा हूं, मतलब वाक्य बोल रहा हूं, और इस वाक्य के आधार पे ही मैं जो मेरे विचार हैं वो आपके समक्ष क्या है, अभिव्यक्त कर रहा हूं, और आप उनको सुनकर क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो व्याकरण की अपन बात करें कि वर्ण पहले क्या है, वर्ण, उसके बाद शब्द, और उसके बाद वाक्य। परंतु कल की क्लास में भी आपने देखा होगा, और अभी भी मैं जैसे पहले बात कर रहे थे कि ध्वनि की बार आ रही थी, ठीक है, कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा थी, और जो विचार हैं जब तक अध्वन्यात्मक हैं तब तक विचार हैं, लेकिन जब वो ध्वनि का रूप ले लेंगे तो क्या है, वो ध्वनि जैसे ही ध्वनि का रूप लेंगे वो विचार नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, या अपन शब्दों में व्यक्त करते शब्द हो जाएंगे, या फिर वो वाक्य का रूप ले लेंगे। बात करें दोस्तों वर्णों की कि वर्ण क्या है। वर्णों की बात करें दोस्तों तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है व्याकरण, या माफ कीजिए वर्ण होते हैं। और वर्णों की बात करें तो भाषा के लिखित रूप को, क्या इसको परिभाषा की बात करें तो भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहेंगे या वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब समस्या तो यह है कि सर आप कल कह रहे थे लिपि की अपन बात कर रहे थे, तो लिपि के लिए भी आपने यही कहा था। देखो लिपि की अपन कल बात कर रहे थे कल की क्लास में, तब बात हुई थी कि लिखित रूप को क्या, या लिखित चिन्हों को, ध्वनि चिन्हों को बात कर रहे थे अपन। इसमें याद आना है कि ध्वनि चिन्हों को क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। तो वही बात आ गई, ध्वनि चिन्हों को बोलें या फिर लिखित रूप बोलें, ठीक है। तो वही तो वर्ण हुआ ना। इसमें उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए लें अपन इसमें, तो जैसे क वर्ण हो गया, अ हो गया, आ हो गया, ख, च इत्यादि, ये सब क्या है, वर्णों के उदाहरण हैं। तो क्या सर कल आपने कैसे भी समझाया था, उसको अपन ने लिपि कहा था, तो क्या लिपि और वर्ण एक हैं क्या? नहीं, लिपि और वर्ण एक नहीं है। लिपि तो ये है कि जो ये क बोला, क को इस तरीके से लिखा, किस तरीके से, इस तरीके से लिखा। लेकिन यही क जब रोमन लिपि की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखा जाए तो ये भी वर्णी हुआ ना, है तो वर्णी ना, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ध्वनि से क हो रहा है। ये भी क हो रहा है, ये भी क हो रहा है, लेकिन इस क को इस तरीके से लिख रहे हैं। मतलब जो ये आपको चिन्ह दिख रहा है ना, लिखने का ये चिन्ह, ये होता है लिपि। ये क्या होता है, ये लिपि होता है। बाकी बात करें वर्णों की, तो वर्ण का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है। भाषा में, भाषा से मतलब यहां है ध्वनि का, या इसको इस प्रकार ही लिखें आप, ध्वनि चिन्हों का, इस प्रकार कर लें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ध्वनि के मतलब ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, ठीक है, ये सेंटेंस सही रहेगा। क्या ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। चिन्हों, या फिर ऐसे कर लो, चिन्हों को, माफ कीजिए पूरा सेंटेंस सही नहीं हो रहा, ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहेंगे, ये ठीक रहेगा, वर्ण
कहेंगे। अब ये वाक्य सही है, वो पहले अटपटा लग रहा था जैसे पढ़ने में। अब ये देखिए, अब इसको पढ़ के देखें। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहेंगे। किसको? लिखित रूप को। ठीक है, अब बात कर रहे थे लिपि की, तो लिपि तो क्या थी कि जो बाह्य आवरण दिखेगा, बाह्य जो आवरण दिखेगा ना, वो होगा लिपि। तो बाहर से कैसा दिख रहा है? ऐसा दिखता है साहब, हाँ ये है देवनागरी लिपि का है, देवनागरी लिपि में क को ऐसे ही लिखते हैं साहब, इसका ये। लेकिन रोमन लिपि की बात करें तो क को ऐसे लिखते हैं। तो जो बाह्य आवरण दिख रहा है ना, इसको कहेंगे लिपि, और जो इसका उच्चारण हो रहा है वो होगा वर्ण। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, एक समझने का फेर है मात्र, बाकी कुछ भी नहीं है। लिपि अलग है और वर्ण अलग है। बात कर रहे थे वर्णों की, तो वर्णों की परिभाषा हो गई कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ण कहेंगे। और इसकी बात करें इसमें उदाहरणों की, तो वो हो गए क, ख, ग, ग, इस प्रकार के वर्ण। वर्णों के साथ आपने एक और वो देखा होगा, कई बार देखा भी है कि सर हमने बार बार देखा है कि अक्षर, मैंने ये अक्षर लिख दिया साहब, क्या लिख दिया? अक्षर लिख दिया। कह देते हैं ये क अक्षर है। क्या है? क अक्षर है। तो क्या जो क जो अक्षर लिखा वो वर्ण और अक्षर एक होते हैं क्या? नहीं, वर्ण और अक्षर एक नहीं होते हैं। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और अक्षर, माफ कीजिए वाक्य, परंतु अक्षर इनसे भिन्न है। और अक्षर के बारे में बात करें दोस्तों, तो अक्षर का मतलब है अ धनक्षर। क्या? अ धनक्षर, इसके टुकड़े करें। अ का अर्थ होता है दोस्तों नहीं, क्या? नहीं। और क्षर का अर्थ होता है क्षय। क्या? क्षय या फिर क्षति, जिनकी क्षति नहीं हो। क्या शाब्दिक करता हो? जिनकी क्षति नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अक्षर। अभी यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब आएगा समझ में। कैसे आएगा? अब देखो, वर्ण तो हो गए ध्वनि के लिखित चिन्हों को, जो लिखित रूप हुआ ध्वनि का, उसको तो कह दिया साहब वर्ण। लेकिन अक्षर क्या है? ये है जिनकी क्षति नहीं हो। अब ध्यान रखना कि जब मुख विवर से अपन कुछ बोलते हैं, क्या मुख विवर से कुछ बोलते हैं, तो कैसे बोल पाते हैं? जब अंदर से श्वास बाहर की ओर निकलती है तभी बोलती है। तो जब अंदर से श्वास बाहर की ओर निकले और वो श्वास एक ही झटके में निकल जाए, क्या कि एक ही झटके में बाहर निकले, कि क्या जब श्वास मुख विवर से एक ही झटके में बाहर निकल जाए, उसे कहेंगे, उसे अक्षर कहेंगे। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इधर मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं। किसके? अक्षर। देखो, वर्ण में देखा क वर्ण हुआ, अ, आ, ये सभी वर्ण हैं। तो इसमें क हुआ, क का उच्चारण भी क करा, श्वास बाहर आई, एक ही झटके में उच्चारण हुआ, अर्थात क भी एक अक्षर हुआ। क्या हुआ? क भी एक अक्षर हुआ। इसी के साथ मैंने उच्चारण किया काम, 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 स्नान, कमल। इस प्रकार भी अगर मैं एक साथ कर रहा हूं, कमल हुआ, काम हुआ, ये सब भी क्या हैं? ये सब भी अक्षर हैं, क्योंकि कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जब बोल रहे हैं तो श्वास मुख विवर से अचानक बाहर निकल रही है, तो ये भी अक्षर होंगे। आप देख रहे होंगे कमल ऐसे अक्षर कैसे हो सकता है? तो शब्द हुआ नहीं, कमल भी एक अक्षर है और काम भी एक अक्षर है। इस प्रकार कहा जा सकता है क्या कि जो अक्षर, जो वर्ण है ना, वो अक्षर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ कमल जो हुआ, क्या ये वर्ण है? वर्ण है क्या? नहीं है। ठीक है, परंतु जो इसमें क्या है, यदि मैं बात करूं काम की, तो काम में जो ये हलंत मय है ना, इसका मतलब हुआ कि ये आधा है। देखिए काम में, देखिए मैंने काम लिखा है ऐसे, ठीक है, मैं इसमें अधूरा है। ठीक है, थोड़ा बारीकी से अंदर जाने का प्रयास करें, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं वैसे, कि क में आ मिला, जब ये बना का, लेकिन म क्या है? हलंत व है, तो इस म को अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि म का उच्चारण कर ही नहीं सकते। देखो, व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए आपको ध्यान रखना है क्या कि स्वरों की आवश्यकता होती है। जब तक उसमें स्वर नहीं मिलाते तब तक किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर ही नहीं सकते। फिर भी अपन कर देते हैं। जैसे मैंने क लिख दिया, अगर ये अधूरा है, इसे हलंत है, मतलब व्यंजन वर्ण है, तो इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं है।
व्यंजन वर्णों की परिभाषा यही है कि व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है वह स्वतंत्र नहीं होता है। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। जब तक स्वरों में इनको मिला नहीं लिया जाता तब तक इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो इसके उच्चारण में अपन काम बोल तो दे रहे हैं इसको, लेकिन काम बोलेंगे नहीं। देखा जाए तो का ही इसको उच्चारण करेंगे। क्या होगा इसका? का। तो इसमें जो अक्षर हुआ ना वो का ही हुआ, मैं इसका अक्षर नहीं होगा। यदि मैं इसमें ये क कर दूं कि ये क अक्षर है तो ये हलंतव्य का अक्षर नहीं होगा, हलंतव्य का अक्षर नहीं होगा। परंतु वर्ण की बात करें तो वर्ण हलंतव्य का भी इसमें वर्ण होगा। ठीक है, अब ये वर्ण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आधा है, इसको अपन बोल ही नहीं सकते। जब बोल ही नहीं पाएंगे तो श्वास बाहर निकलेगी क्या बिना बोले? बिल्कुल नहीं निकलेगी। इसमें देखो क्या कहा है मैंने, जब श्वास मुख विवर से कैसे निकले? एक ही झटके में बाहर निकले। जब ये अधूरा वर्ण है, इसका जब उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे तो क्या खाक बाहर निकलेगी? वह नहीं निकलेगी ना श्वास बाहर। जब बाहर निकलेगी नहीं तो ये अधूरा जो मैं है ये किस में नहीं आएगा? ये अक्षर में नहीं आएगा। इसलिए सभी वर्ण अक्षर नहीं हो सकते, सभी वर्ण अक्षर नहीं हो सकते, परंतु सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं। इतना और आप ध्यान रखें कि जो अक्षर हैं वर्णों में काउंट हो जाएंगे। लेकिन वर्णों की बात करें कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क कर दिया या जैसे अ लिख दिया, ये तो अक्षर में आ गया तो वर्ण में भी आ रहा है, तो अक्षर वर्ण तो एक ही हो गए ना? नहीं, परंतु सारे स्वर अक्षर में आ जाएंगे, स्वर वर्ण आ जाएंगे। लेकिन जो व्यंजन वर्णों की बात करें, व्यंजन वर्णों से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ओरिजिनल जो व्यंजन वर्ण है बिना किसी स्वर के संयोग से, जैसे क लिखा तो ये व्यंजन है जब तक अधूरा है। ठीक है, लेकिन इसमें अ मिलाए तो पूरा हो गया, अब इसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र है व्यंजन वर्ण उसको अपन अक्षर के अंतर्गत नहीं रखेंगे, वो अक्षर नहीं होगा क्योंकि उसका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखें कि ये क है पूरा है तो अक्षर है, लेकिन जैसे अधूरा हो जाएगा तो क्या है? ये अक्षर नहीं होगा। तो व्यंजन वर्ण क्या है? अक्षर नहीं होते हैं। इतना सा ध्यान रखें। कोई दे दे आपको और पूछ ले कि जो ये क है हलंतव्य, क्या ये अक्षर है? क्या ये अक्षर है? होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उच्चारण नहीं होगा, इसलिए ये अक्षर नहीं है। परंतु इसमें अ का मिला दें तो क हो जाएगा पूरा और फिर ये अक्षर हो जाएगा। तो अक्षर और वर्णों में इतना सा अंतर है। इतना सा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। यदि अपन बारीकी से सोचे तो, बारीकी से देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी लोग कहते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्णों को पढ़े या अक्षरों को पढ़े बात एक ही है, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि आप पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और आप तो आसानी से समझ चुके हैं क्या कि वर्ण और अक्षर क्या है? अलग अलग होते हैं। तो बात करिए अब तक अपन ने वर्णों की। वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को या फिर भाषा के लिखित रूप को, ठीक है, उसे कहेंगे वर्ण। इसके बाद बात करते हैं वर्णों को लेके ही एक और बात कि जो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना वो वर्ण ही माने जाते हैं। यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। इसको आप नोट करें क्या कि भाषा की सबसे, वर्णों की बात कर रहे थे इसलिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? वर्ण। एक तो बात हुई ये। लेकिन भाषा में अपन ने देखा था कल की क्लास में, आपको ज्ञात हो तो, कि भाषा के अपन ने 3 रूप जाने थे। मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की बात कर ले, यदि भाषा की डायरेक्ट पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। परंतु नोट डाल के इसी के साथ आप एक और वाक्य लिख लें क्या कि मौखिक भाषा की, अब देखो यहां सिर्फ भाषा की बात कर रहा था, अब लेकिन यह कर रहा है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अब बताएं आप। विकल्प में ध्वनि, वर्ण, शब्द और चौथा वाक्य। सोचिए आप कि प्रश्न ऐसा न बने, प्रश्न भाषा की सबसे छोटी इकाई से न बन के प्रश्न इस प्रकार बन जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या होगा? वर्ण होगा।
ध्वनि होगी, शब्द या फिर वाक्य। अब शब्द और वाक्य तो होने से रहे, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्यों ना जब बात करें भाषा की बात आ गई तो भाषा के अंग ही, मौखिक भाषा की बात करें तो वो भी तो भाषा का ही अंग है। तो जब भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण हो रहे हैं तो क्यों ना मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण ही होगी। ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक का अर्थ ही होता है क्या, बोलकर अपने विचार अभिव्यक्त करना। और बोलेंगे किस माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाए, इस प्रकार न आके कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है ध्वनि। क्या, ध्वनि। या फिर जैसे दूसरी भाषा की बात कर रहे थे अपन, लिखित भाषा की, ठीक है। प्रश्न मौखिक को छोड़ दें, प्रश्न आ जाए कि लिखित भाषा की, क्या, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होगी। अब क्या करना है भाई, ठीक है। जैसे इसको समझा, मौखिक भाषा का अर्थ क्या है, बोलकर विचार अभिव्यक्त करना। तो लिखित भाषा का क्या अर्थ था कि लिखकर विचार अभिव्यक्त करना। बोलने की तो बात ही गई तो ध्वनि तो अपन निकालेंगे ही नहीं बार। तो लिखकर बात करें तो लिखने की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होते हैं। तो प्रश्न देखो, लिखित पूछे या फिर भाषा से पूछे, इन दोनों प्रश्नों की बात करें तो इन दोनों प्रश्नों में जो उत्तर होगा वो वर्ण ही होगा। क्या होगा, वर्ण ही होगा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे या भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, वर्ण टिक करना है, ठीक है। साथ ही बात करें मौखिक भाषा की पूछ ले, दोनों की बात ना करके तीसरी बात कर ले मौखिक भाषा की, तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। उस समय वर्ण के साथ नहीं जाएंगे, उस समय जब अपन चलेंगे मौखिक के साथ चलेंगे, ठीक है। ये एक प्रश्न हुआ, यहाँ से क्लियर हो सकता है प्रश्न पूछ ले, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये रखने का प्रयास करा है। वर्णों की बात कर रहे थे इसलिए ये बात अपन ने कर ली प्रश्न की। तो इस प्रकार आप नोट डाल के ये दोनों चीज़ों भी, दोनों है जो लिखा अपन ने मौखिक और लिखित भाषा का, ये भी आप लिख लें, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, ये अपन जान चुके हैं, ठीक है। ये बात कर रहे थे आप अपन वर्णों की। शब्दों की बात करें दोस्तों तो शब्द होते हैं दो या दो से अधिक वर्णों से, क्या, कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें कहते हैं शब्द। शब्दों की बात करें तो वर्णों से मिलकर बनते हैं, क्या, कि वर्णों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें कहते हैं शब्द कहते हैं। और शब्दों की बात करें तो जैसे अपन ने 2 या 3 प्रश्न भी क्लियर कर चुके हैं, इसी प्रकार शब्दों से जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें ना अपन, छोटी इकाई की बात करें ना, तो सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो कहाँ चले जाएंगे, वर्ण के साथ। परंतु वैसा न पूछ के पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, इस पे गौर करें, सार्थक पे। सार्थक का मतलब क्या होता है, स धन अर्थ। स का मतलब होगा सहित या फिर साथ, किसके साथ, अर्थ के साथ। अर्थात भाषा की ऐसी कौन सी सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ ये परिभाषा है ना, ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, परंतु पहले मैंने आपको ये समझा दूं, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या, कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो वो होगी क्या, वो होंगे शब्द। सार्थक पूछ लें, एक तो मौखिक का अपन ने क्लियर करा, मौखिक पूछे तो ध्वनि के साथ जाएंगे, सार्थक पूछ लिया तो शब्दों के साथ जाएंगे, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब सार्थक कैसे, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण बोला, वर्णों के समूह को, क्या, वर्णों के समूह को क्या बोला, शब्द बोला, ठीक है। वर्णों के समूह को मैं बोलूं क क क, 3 बार मैंने क का प्रयोग करा, कितना है, तो वर्णों का समूह है ना, ये वर्णों का समूह मात्र हुआ या नहीं। मैं बोलूं कि वर्णों के समूह को या वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो शब्दों की मैं बात करूं कि ये लो साहब, मैंने 3 वर्ण मिला दिए, क्या ये शब्द हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। परंतु सर आपने तो यही लिखा है ना, देखो वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं,
1 2 3 वर्ण मिला दिए, फिर तो शब्द बनना चाहिए ना, परंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। वर्णों के समूह को तो कहेंगे, लेकिन वर्णों के सार्थक समूह को। अब ठीक है, यह परिभाषा पूर्ण हो गई। अब लिखें इसे कि क्या है, शब्दों से वर्णों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा की बात करें, पूर्ण परिभाषा की, तो वो होगी क्या कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। सार्थक कैसे कि 3 बार मैंने क लिखा, ये समूह तो हो गया वर्णों का, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ही मैं ये लिखूं 3 वर्णों का मैंने कर दिया, कमल मैंने लिख दिया, तो कमल या किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, जैसे मेरा भी नाम कमल, ये तो हो सकता है मेरा नाम हो, इसीलिए मैं बार बार कमल ही लिखता हूँ। कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा नाम मुझे बहुत प्यारा है भाई। सबको अपना अपना नाम प्यारा होता है, पता नहीं आपको अपना नाम प्यारा है या नहीं, लेकिन मुझे तो मेरा नाम प्यारा है, इसीलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ कमल शब्द का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। वैसे कमल का आप जानते हैं कि एक फूल भी होता है, तो वहाँ से इसका अर्थ लिया जा सकता है। संज्ञा के रूप में लें तो कमल का अर्थ हुआ मेरा नाम हो गया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, या फिर जैसे बात करें जातिवाचक में भी चला जाएगा, तो कमल क्या हो जाएगा, एक प्रकृति है फूल की। ठीक है, तो इस प्रकार इसका कोई ना कोई अर्थ तो है ना, इस वर्णों के समूह का अर्थ है, इसीलिए ये क्या है, शब्द है। इस वर्ण के समूह का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसलिए क्या नहीं है, शब्द नहीं है। तो शब्दों की जो परिभाषा है आप भली भांति समझ गए होंगे। कैसे समझे, वर्णों का समूह तो होगा, लेकिन सार्थक समूह होगा, और सार्थक समूह भी पूछ ले कि भाषा के सबसे छोटी इकाई, लेकिन क्या हो सार्थक इकाई पूछ ले तो वो क्या होगी, भाषा होगी, माफ कीजिए शब्द होगा। क्या होगा, शब्द होगा। तो इसका ये प्रश्न भी आप नोट डाल के लिख लें, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, परंतु कौन सी इकाई, सार्थक इकाई, तो वो हो गया शब्द। ठीक है, इस प्रकार अपन ने जान लिया वर्ण किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे और वाक्य किसे कहेंगे। वाक्य की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है, और वाक्यों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। शब्दों के साथ ही मैं आपको एक और बात समझा दूं दोस्तों, कि अपन कई बार देखो आगे जब भी चलेंगे तो शब्द और पद, क्या शब्द और पद, देखो विद्यार्थी कई बार क्या मानता है, शब्द और पदों को एक ही मान बैठता है। देखिए बात कर लें, याद आ गया, इसलिए साथ के साथ ही जो भी चीजें होंगी अपन साथ के साथ ही क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि ये क्या है, बार बार जब अपन, जैसे मैं वाचन करूंगा आप श्रवण करेंगे, तो ज़्यादा क्या होता है कि कई बार पढ़ने से ज़्यादा जो वाचन करते हैं और उसका अपन श्रवण करते हैं वो ज़्यादा माइंड में स्थायी रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जब भी आएगा अपन इस प्रकार मैं वाचन करता रहूँगा, आप इनको एक बार लिख लें, बाकी कई बार जैसे भी होगा मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, तो वो आपका क्या है, निरंतर आपकी पुनरावृत्ति होती रहेगी इनको, और ये बिल्कुल आप 100% में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बात करें शब्दों की, कि शब्द और पद ये भी विद्यार्थी एक ही समझ लेता है, लेकिन शब्दों की बात करें तो देखिए मैं मेरा ही नाम लिखूंगा, आप चाहे कितना ही सोचें कि किसी और का नाम लिख दें, परंतु नहीं, मैं मेरा ही नाम लिखूंगा। मैं बात करूं कमल की, कि कमल मेरा नाम है और कमल मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये शब्द है। क्या है, ये शब्द है, परंतु इस कमल शब्द का प्रयोग मैं वाक्य में कर दूं, इस कमल शब्द का प्रयोग मैं वाक्य में कर दूं, मैं कर दूं कि कमल खाना खाता है। सर आपने ये सेंटेंस ही क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि फिलहाल मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैंने खाना याद मुझे आया है, इसलिए मैंने इतना लिख दिया। अब आप मुस्कुराए नहीं, आनंदित होकर बस पढ़ने का प्रयास करें, चेहरे पे मुस्कान रखें और उसके साथ पढ़ते हुए चले, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि बोर होते हुए आप पढ़े, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आनंदित रहें, आनंदित रहते हुए समझने का प्रयास करें, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इस कमल को उठा के अपन ने वाक्य में प्रयोग कर दिया, कि वाक्य में क्या प्रयोग किया, कि ये कमल खाना खाता है, अर्थात कमल खाना खाता है, ये क्या हो गया, ये एक वाक्य हो गया। और इस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या है, अब ये शब्द नहीं रहेगा, ये वाक्य, ये पद बन चुका है। ठीक है, तो इसमें इतना ही अंतर है कि कब तक ये कमल नाम है, ये स्वतंत्र अवस्था में है, तब तक ये शब्द है, परंतु इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, पद बन चुका है। इसीलिए आपने देखा होगा 10वीं 12वीं क्लासों में पूछा जाता है, और एक प्रकरण होता है उनके व्याकरण में, वो होता है पद परिचय। कौन सा, पद परिचय होता है। और इस पद परिचय में क्या करते हैं, इसे सेंटेंस देंगे और उस सेंटेंस के नीचे एक पद को अंडरलाइन करेंगे, जैसे इसको अंडरलाइन कर देंगे, कहेंगे कि इस पद का परिचय दे। क्या उस समय ऐसे लिखते हैं क्या कि इस शब्द का परिचय दें,
नहीं, वो इसीलिए नहीं रखते क्योंकि इस प्रकरण का नाम ही पद परिचय इसलिए रखा गया है कि सेंटेंस में से एक पद देगा, उस पद को अंडरलाइन करेगा, क्योंकि अब ये शब्द नहीं रहेगा, इसको अंडरलाइन कर दिया तो ये शब्द नहीं रहा, ये क्या बन चुका है, पद। इसीलिए इस जो प्रकरण है इसका नाम पद परिचय रखा गया है, न कि शब्द परिचय। उम्मीद करता हूँ शब्द परिचय और जो पद परिचय है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, वर्णों और शब्दों की सामान्य जानकारी अपन प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, वर्णों की अपन विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वो क्यों करेंगे इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। क्यों करेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि संधि पढ़ेंगे। संधि बहुत कठिन लगती है, क्या है, बहुत कठिन लगती है, लेकिन संधि कठिन है नहीं, क्योंकि संधि क्या है, वर्णों का खेल है। क्या है, वर्णों का खेल है। इसीलिए अपन वर्णों को पहले बढ़िया तरीके से समझेंगे, इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि जब वर्णों को ही समझ लेंगे तो शब्द को संधि को समझने में दिक्कत आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए वर्णों की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वर्णों की परिभाषा की अपन बात कर चुके हैं। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सीधी सीधी बात करें तो ये। और वर्णों की बात करें दोस्तों तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसमें पहला इसका जो वर्ग रूप है या भेद है वो है स्वर वर्ण। क्या दोस्तों, स्वर वर्ण। और दूसरे भेद की बात करें दोस्तों तो वो है व्यंजन वर्ण। क्या दोस्तों, व्यंजन वर्ण। पहले अपन स्वर वर्णों के बारे में जानेंगे और उसके बाद बात करेंगे व्यंजन वर्णों की। देखो, हिंदी वर्णमाला में बात करें तो आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं क्या, कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो है 11। बिल्कुल सही है, 11 ही है। और बात करें व्यंजन वर्णों की तो वो है 33। कितने दोस्तों, 33। इस प्रकार देखा जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, कुल वर्णों की संख्या हो गई 33, 11 और 33, 11 प्लस 33 अर्थात 44। कुल वर्णों की संख्या 44 हो गई। परंतु बात करें दोस्तों क्या, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में। तो केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय है उसने हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या, कुल वर्णमालाओं की संख्या जो बताई है, कुल वर्णों की संख्या जो बताई है वो बताई है 52 वर्ण। कितने, 52 वर्ण। किसने बताया, एक तो ये बताया केंद्रीय, नोट डाल के आप इसको लिख सकते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। कहाँ है ये स्थित, नई दिल्ली में। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये लिख लें आप, नई दिल्ली में स्थित है। सन 1961 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। आप इतना ही लिखें कि केंद्रीय जो निदेशालय है, हिंदी निदेशालय, इसने वर्णों की संख्या जो मानी है 52 मानी है। और साथ ही साथ एक और एक फैक्ट लिख लें आप इसमें कि जो एनसीईआरटी की किताब चलती है, एनसीईआरटी की 9 to 12 के नाम से एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की। उस हिंदी व्याकरण की किताब में भी जो वर्णों की कुल संख्या मानी है वो कितनी मानी है, 52। तो सर आप एक और तो कह रहे हैं कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 44 है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। और दूसरी ओर आप बात कर रहे हैं कि हिंदी जो निदेशालय वो, और बात करें एनसीईआरटी की बुक्स में तो उसमें 52 वर्ण हैं। तो कौन से वर्ण सही होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन भी चुका है पहले। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि हिंदी में कुल मूल वर्णों की बात करें, हिंदी में, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या, तो उसमें करना है आपको 44 सही। कितने, मूल वर्णों को, यहां ये ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ ले कि हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण देखा जाए तो ये 44 ही है। 11 स्वर वर्ण और 33 क्या है, व्यंजन वर्ण। जी हाँ,
इस प्रकार हिंदी में कुल मूल वर्णों की बात करें तो 44 होंगे, परंतु कुल वर्ण पूछ ले कि मूल वर्ण नहीं पूछ के वो पूछ ले कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मेरे हिसाब से आपको यदि 52 वाला विकल्प किसी प्रश्न में दिख जाए तो उससे 52 वाले विकल्प को सही करना है। क्यों? क्योंकि एक तो हिंदी निदेशालय ने इसके आधार पर भी अपन रेट दायर कर सकते हैं। अगर उसको गलत मान ले कुल वर्णों की संख्या में तो इसके आधार पर भी, और जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो भी ऑथेंटिक मानी जाती है, उसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। तो क्या है कि जब कुल वर्ण पूछ ले तो मेरे हिसाब से 52 करने चाहिए आपको, और मूल वर्णों की बात करें तो मूल वर्ण क्या है, 44 ही माने गए हैं। इस प्रकार इस जो थोड़ा सा अंतर है इसमें आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए अपन ने ये वर्ण है। अब जो मूल जो स्वर वर्ण है, देखो वैसे तो अपन जो टोटल 52 वर्ण है ना, उन सभी 52 वर्णों को एक एक करके पढ़ेंगे, सबके बारे में विस्तार से देखें कि 52 वर्ण कौन से हैं, और जो 44 वर्ण है ना इनके बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो अपन छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे कि केंद्रीय जो निदेशालय है, हिंदी निदेशालय, उन्होंने और एनसीईआरटी की बुक है उसमें 52 वर्ण माने हैं। तो अपने को क्या करना है, कुल वर्ण 52 बताने हैं और मूल वर्णों की संख्या कितनी बतानी है, 44 बतानी है। ठीक है, वर्णों की काउंटिंग से संबंधित जो समस्या थी उसका समाधान अपना हो चुका है। बात करें स्वर वर्णों की, कि स्वर वर्ण जो 11 है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप सोच रहे हैं पता नहीं सर कहाँ से कहाँ लिया है, क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, फिर 5वीं क्लास में लाके बिठा दिया साहब, ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर 5वीं क्लास में बैठो, 5वीं क्लास से आपको इस तरीके से सीकर पे ले चलेंगे धीरे धीरे, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बात करें स्वर वर्णों की, तो पहले बात करें, पहला स्वर वर्ण हुआ अ, उच्चारण पे ध्यान दे, अ। इसमें 1 सेकंड का समय लगेगा, तो आ को उच्चारण करने में 2 सेकंड का समय लगना चाहिए, जब भी आपका उच्चारण सही होगा। अ आ, क्या हुआ, अ आ ई ई, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ जैसे लघु और दीर्घ ई। उ ऊ, अब देखो जो छोटा ऊ है, ह्रस्व ई है, जो ह्रस्व ऊ है उसको बोलने में अपने को 1 सेकंड लेनी है, तो बड़े या दीर्घ या गुरु ऊ को बोलने में 2 लेना है, 2 सेकंड का समय लेना है। इसीलिए उ ऊ सिखाया भी जाता है, बचपन में आपने देखा होगा, छोटी क्लासों में याद भी होगा आपको कि ऐसे ही बुलाते थे, क्या अ आ ई ई उ ऊ, लेकिन आज अपन ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, अ आ ई उ। अरे भाई बात तो एक ही हो गई, अ आ ई, क्या है ये ई, ये साहब ई ही, पता ही नहीं चल रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। छोटे बच्चे से आप उच्चारण करवाओ, वो कैसे करेगा, ई मतलब ई और ये ई। तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, यदि आप उच्चारण सही करेंगे तो आपके जो छोटे भाई बहन है वो भी उच्चारण सही करेंगे। जब तक उच्चारण सही नहीं करेंगे तब तक अपनी भाषा कैसे ठीक होगी भाई, और जब तक अपनी भाषा ठीक नहीं होगी तब तक हिंदी भाषा को ऐसे ही उपहास की दृष्टि से देखा जाएगा। इसीलिए तो लोग आजकल हिंदी भाषा को छोड़ के पता नहीं इंग्लिश भाषा की ओर उनका रुझान है। परंतु देखा जाए दोस्तों तो हिंदी भाषा अपनी बहुत ही सरस भाषा है। हिंदी भाषा जितनी मनोवैज्ञानिक भाषा है इतनी और कोई दूसरी भाषा नहीं है, फिर भी लोग हिंदी भाषा को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते। बात कर रहे थे स्वर वर्णों की, अ आ ई उ ऊ और री। जो ये स्वर वर्ण है इसको आप हाईलाइट करें, ठीक है। उसके बाद करें ए, आई, ओ और ओ। ये है स्वर वर्ण 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो सारे स्वर आपको पता है, परंतु री स्वर की बात करें दोस्तों तो हिंदी में ये री स्वर माना ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता। ये सही है, मैंने भी इस री को लेके सूक्ष्म अध्ययन करा है, सूक्ष्म जानकारियां मैंने प्राप्त करी है। तो इस री की बात करें दोस्तों तो हिंदी में इस री की जगह ये री माना जाता है, ये री होता है। फिर आप कहेंगे कि जैसे मूल स्वर तो 11 माने जाते हैं, तो कौन सा माना जाता है, तो इस री को न मान के इसमें कौन सा स्वर माना जाता है, ये अ वाला आपने देखा होगा ओ, जिसमें लिखते हैं डॉक्टर, लिखते हैं ना, कॉलेज, कॉलेज ऐसे लिखते हैं ना, कॉलेज, डॉक्टर।
तो इसका उच्चारण है ना, जो ओ और औ होता है ना, इसके मध्य से माना जाता है औ का उच्चारण। इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर क्यों कहते हैं, क्या कहेंगे, आगत। आगत मतलब आया हुआ, कहां से आया है भाई, ये स्वर आया है तो कहां से आ गया भाई तू। इस ओ को बात करें कि कहां से आ गया, ये आया है अंग्रेजी से। कहां से आए दोस्तों, अंग्रेजी से। इसलिए कभी भी देखना, जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, ये कॉलेज अंग्रेजी या आंग्ल भाषा का शब्द है, डॉक्टर आंग्ल भाषा का शब्द है, इसलिए जो आंग्ल भाषा के जो शब्द हैं उसी में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस री की जगह क्या है कि ओ को मान बैठते हैं, परंतु अब तक मैंने जो भी एग्जाम देखे हैं, हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न बन के आया एग्जाम में, तो वो इस री से ही संबंधित बन के आया है। इसलिए आपको गहराई में जाने की कतई आवश्यकता नहीं है कि इस री को नहीं, अपन तो इस री को मानेंगे। वैसे देखा जाए ना, तो मैं आपके पास 1000 प्रूफ ला के रख सकता हूं कि ये री हिंदी में है ही नहीं, परंतु परंपरा चली हुई आ रही है। और बहुत से विद्वान कहते भी हैं, वो विद्वान ये कहते हैं कि इस री को मानते हैं, परंतु ये री सही है। तो परंतु मैंने भी व्याकरणिक ग्रंथ देखे हैं, उसके आधार पर ये री को नहीं मानते हैं, परंतु जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के साथ अपने को बहना है। अपने को डिबेट नहीं करनी है किसी से कोई अपने को क्या है कि डिबेट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो चलता हुआ आ रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए सही है, वही अपने को पढ़ना है। तो आप इस री का ही ध्यान रखें। फिर भी इस री से संबंधित जो प्रयोग हैं, जहाँ कहाँ कौन सी बात ध्यान रखने वाली है, वो सभी मैं आपको नोट करवाते चलूंगा, तो उसका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए चले, ठीक है। तो अपने को यही मानना है। और एक और स्वर वर्ण की अपन बात कर रहे थे कॉलेज और डॉक्टर वाले की, तो इसकी बात भी करेंगे। तो ये स्वर वर्ण इसमें नहीं आता है, तो सही प्रयोग में लाया जाता है, हिंदी के साथ प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन क्या कौन से स्वर की बात कर रहे हैं, आगत स्वर की बात करें। आया हुआ स्वर है अंग्रेजी से, इसलिए इसको आगत स्वर कहते हैं। पूछ ले, जैसे प्रश्न नहीं बनाए, लेकिन वर्णमालाओं के आधार पर प्रश्न बन सकता है। एक बार आया था सेकंड ग्रेड में वैसे, कि जो ये ओ है, इसकी ध्वनि है किन ओ के मध्य से ली गई है। तो इन दोनों जो औ है ना, इसके मध्य की ध्वनि है, इसका जो उच्चारण है ना, इन दोनों के मध्य से होता है। ओ ओ, ना तो पूरा औ बोलेंगे ना ओ बोलेंगे, इनके मध्य में होता है ओ, ऐसा करके बोलेंगे। डॉक्टर, ना तो कॉलेज बोलते हैं इसको, कॉलेज नहीं बोलेंगे, ना कॉलेज बोलते हैं, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, कॉलेज भी नहीं बोलेंगे, कॉलेज क्या बोलेंगे, कॉलेज मतलब पहले होठ फैलेंगे थोड़े से, और कॉलेज क्या बोलेंगे, डॉक्टर। ना कि डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे, डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे, डॉक्टर, ठीक है। इस प्रकार ये आया हुआ है, और इनके बीच की जो ध्वनि है उसके साथ इसको उच्चारण किया जाना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बना था, हो सकता है आगे पूछ ले कि जो ये ओ है, ये कौन सा स्वर वर्ण है, कौन सा स्वर वर्ण है। तो उस समय आपको याद रखना है कौन सा है, आगत स्वर वर्ण। इसको आप नोट कर लें कि इसको आगत स्वर वर्ण कहते हैं। बात करें 11 स्वर वर्णों की, तो 11 स्वर वर्ण कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री अपने को यही ध्यान रखना है, परंपरा से यही चला हुआ रहा है, इसीलिए यही रखना है। जैसे मुख्य तौर से देखा जाए तो ये री है मूलतः संस्कृत का स्वर है, और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में इसका एक और रूप चलता है, वो चलता है दीर्घ री का। तो एक तो ऐसे, ठीक है, और इसका जो दीर्घ रूप है वो चलता है, इससे करके 2 आटे लगा देंगे इसके साथ, या एक ही आटा लग रहा है ना, ये आटा मतलब आटे से आप समझते हैं, मुझे पता है सब, ये दो आटे लगा देंगे, सब 2 बड़ लगा देंगे इसके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ मतलब बड़ा वाला, परंतु बड़ा वाला अपने क्या है, प्रचलन में नहीं है हिंदी में, सिर्फ ये वाला ही प्रचलन में है, तो आपको ध्यान रखना है। ये हुई कुल वर्णों की बात करें, तो कुल वर्ण कितने हो गए दोस्तों, स्वर वर्ण वो हो गए 11। अब स्वर वर्णों को भी अलग अलग तरीके से विभाजित किया हुआ है। देखो, वैसे तो जो PDF है, उस PDF में मैं सारा मैटर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, कि 11 स्वर वर्ण हैं, किस प्रकार हैं, इनका किस प्रकार से भेद करे हुए हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगा। परंतु क्या है, मुख्य तौर से जो अपने लिए उपयोगी है, किसके आधार पर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में संधि के लिए जितने उपयोगी हैं, उस आधार पर ही इनको अपन पढ़ेंगे। ज़्यादा डीप जाने का प्रयास नहीं करेंगे, ज़्यादा गहराई में अपन नहीं जाएंगे। गहराई में चलें तो कम से कम 10 क्लासें भी कम पड़ जाएगी वर्णमाला के लिए, ठीक है। इसलिए 2 या 3 क्लासों में अपन इनको देखेंगे वर्ण विचार को, और उसके साथ अपन वर्ण कंप्लीट कर लेंगे। बात कर रहे थे स्वर वर्णों की, व्यंजन वर्णों की बात बाद में करेंगे, उससे पहले अपन जो 11 जो मूल स्वर हैं या 11 स्वर वर्ण हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हुआ अपने 11 स्वर वर्ण, जिसमें अपन जान चुके हैं कि 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है, इसकी अपन बात कर चुके हैं। स्वर वर्ण, अब देखिए स्वर वर्णों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, क्या दोस्तों, उत्पत्ति
या फिर संरचना। उत्पत्ति या संरचना के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। वो किस प्रकार किया गया है, देखो शॉर्ट में बताऊंगा। 3-4 प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। जिह्वा के आधार पर, ठीक है, मुख विवर के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। जब इनका उच्चारण करते हैं तो होठों की आकृति कैसी हो जाती है उस आधार पर। तो बहुत ही कम समय में आपको ये सब बताऊंगा, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको इतने गहराई से जान सकें। तो फिलहाल जो भी है, उत्पत्ति के आधार की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मूल स्वर, क्या दोस्तों, मूल स्वर। दूसरे हैं दोस्तों दीर्घ स्वर, ठीक है। मूल स्वरों की बात करें दोस्तों तो मूल स्वरों की संख्या है, स्वरों से मतलब, अरे किसी और स्वर से मत ले लेना आप, स्वरों से मतलब स्वर वर्ण है। वर्ण मैं बाद में नहीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर स्वर स्वर, पता नहीं स्वर कौन से स्वर की बात कर रहे हैं, वो दूसरे वाले स्वर की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, वो इसका अर्थ न ले, या सिर्फ स्वर वर्ण से लें। और उसका नाम लेने का मतलब ये था कि थोड़ा आप मुस्कुरा जाएं, इसलिए। बाकी स्वर से मतलब है अपना स्वर वर्ण। अगर मूल स्वर वर्णों की बात करें दोस्तों तो इसमें है ए, ई, उ और री, ठीक है। अ, ई, उ और री, जो ये 4 हैं, ये 4 ही मूल स्वर माने जाते हैं। और इन्हीं मूल स्वरों से बाकी अन्य स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है। वो कैसे? दीर्घ स्वरों की बात करें दोस्तों तो दीर्घ स्वर में है आ, ई, उ। री का कोई क्या है, दीर्घ रूप नहीं होता है, वो सिर्फ संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता, ये विशेष ध्यान रखें। ए, आई, आओ, आओ, क्या दोस्तों, और आओ, ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में भी बात करें दोस्तों तो दीर्घ स्वरों में क्या है कि जो ये तीनों वर्ण हैं, कौन कौन से? आ की बात करें कि आ की उत्पत्ति कैसे हुई है तो अ और अ से मिलकर कौन सा वर्ण बना है दोस्तों? आ। ई की बात करें, दीर्घ ई की, तो ई और ई से मिलकर क्या बना है? ई। और ऊ की बात करें तो किससे बना है? ऊ, और ऊ से मिलकर क्या बना है दोस्तों? ऊ। इसलिए अब देखो इनकी जो उत्पत्ति हुई है, दीर्घ है, उत्पत्ति हुई है, माफ कीजिए आई होगा, समान जाति के स्वरों से। समान जाति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अ और अ मतलब समान ही है। इसलिए इनकी जो उत्पत्ति हुई है, अ दोनों समान है, ई दोनों समान है, लेकिन ऊ दोनों समान है। इसलिए क्या है, इनको सजातीय, समान जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या है? सजातीय स्वर भी कहेंगे। और बात करें ए, आई, ओ और औ की, तो जो ये ए है इसकी उत्पत्ति हुई है अ धन ई से, ठीक है, माफ कीजिए ए, ठीक है। और उसकी बात करें दोस्तों, और ओ की बात करें, पहले ओ की देख लेते हैं, तो ओ की ये अ धन ऊ से, ठीक है। ए हो गया, ओ हो गया, तो इसी प्रकार ए की भी हो गई अ धन ए से। और ऊ की बात करें, ओ की, तो क्या हो गया? अ धन ओ से। इस प्रकार यहां देखिए, अ अलग जाति का है, ई अलग जाति का हो गया, इसलिए ये क्या है? अलग अलग जातियों के हैं। इसलिए इन जो चारों स्वर हैं इनको क्या कहते हैं? अलग अलग जाति के होने की वजह से इनको क्या कह देंगे? विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। अब पूछ ले कि विजातीय स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ है। क्यों है? क्योंकि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग स्वरों से हुई है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? विजातीय स्वर। और जो आ, ई और ऊ है इनको सजातीय दीर्घ स्वर कहेंगे, क्योंकि दीर्घ स्वर हैं ये। दीर्घ स्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो क्या हुई है? एक प्रकार की जाति से हुई है, मतलब ऐसे मिलकर आ का निर्माण हुआ है, इसलिए सजातीय विजातीय। साथ ही साथ बात करें तो इनको संयुक्त, क्या दोस्तों? संयुक्त स्वर वर्ण भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर वर्ण, तो इनका नाम ध्यान रखें, तो सजातीय, विजातीय और एक संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण भी इनको कहेंगे, इनको विजातीय, सजातीय कहेंगे, इनको विजातीय कहेंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर ये है और मूल स्वर ये है। वैसे देखा जाए तो आपको इतना याद रखना है, यहाँ तक जाओ मत आप, तो मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और री। बाकी जो दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये हुई संरचना या उत्पत्ति के आधार पर क्या हुए स्वरों की बात करी अपन ने। उसके बाद है कुछ एक स्वरों के जो भेद हैं वो अलग अलग आधार पर हैं। उन अलग अलग आधार पर जो भी स्वरों के भेद है उनकी जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो आगे की क्लास में करेंगे। और जो है आज जो अपन ने पढ़ा, एक तो व्याकरण के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी ली। क्या ली दोस्तों? एक तो व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी ली। उसके बाद अपन ने क्या जाना? वर्णों के बारे में सामान्य जानकारी। वर्ण के बाद कौन सा? शब्द। शब्दों के बाद वाक्य को जाना। और उसके बाद वर्णों की अपन गहराई से चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक प्रकार से या एक आधार पर अपन इसके भेद जान चुके हैं। उत्पत्ति या संरचना के आधार पर क्या है अपन इसके भेद जान चुके हैं। आगे की बात करें तो मुख आकृति के आधार की बात करें वो, जिह्वा के आधार पर वो, और क्या नाम है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वो, उनकी जो चर्चा करेंगे वो आगे वाली क्लास में करेंगे। तो आगे की क्लास तक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।